नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को तरफ से, जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट जो एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई कोविशील्ड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनकी तरफ से सऊदी अरेबिया को 3 मिलियन कोविड डोसेज एक्सपोर्ट की जाने वाली है। बेसिकली पहले ये वैक्सीन ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल मेजर की बेल्जियम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करके सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट की जाने वाली थी, लेकिन उनकी बेल्जियम फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन इश्यूज होने के कारण अब सीरम इंस्टीट्यूट इन 3 मिलियन कोविड डोसेज को मैन्युफैक्चर करके सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पहले ही इन वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात हो चुकी है। और वैसे भी सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, तो ऐसे में इतने कम समय में सीरम इंस्टीट्यूट ही लार्ज स्केल पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, जिसके चलते इनको ये ऑर्डर मिला है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट साउथ अफ्रीका को भी 1.5 मिलियन कोविड डोसेज एक्सपोर्ट करने वाला है। इससे पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट ने 2 मिलियन कोविड डोसेज को ब्राज़ील में भी एक्सपोर्ट किया था। बेसिकली जब वर्ल्ड में किसी वैक्सीन की लार्ज स्केल पर डिमांड होती है, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इस वैक्सीन की डिमांड में से 50% से ज़्यादा अकेला ही पूरा कर देता है। और खासकर इस समय जब हमारी जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ कर रही है, तो इस समय इस तरह के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारी इकोनॉमी के रिवाइवल में काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से, जहाँ पर यूनियन ऑयल मिनिस्ट्री देश में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने और डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एक्टिविटी को इंकरेज करने के लिए क्रूड ऑयल पर लगने वाले टैक्सेस को हाफ करने का प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री के आगे रखने वाली है। बेसिकली इस कोविड पैंडेमिक के दौरान क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत कम होने के कारण इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, और जैसे जैसे ये पैंडेमिक खत्म होने लगा और इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस दोबारा से खुलने लगे, वैसे वैसे क्रूड ऑयल की डिमांड एंड प्राइसेस दोनों फिर से बढ़ने लगे। लेकिन कोविड पैंडेमिक के दौरान या वैसे भी जो देश का फिस्कल डेफिसिट होता है, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्रूड ऑयल और गैसेस इस तरह की चीज़ों पर टैक्स इंक्रीज कर देती है, और इसी कारण आज पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में कितने बढ़ चुके हैं। लेकिन ऑयल मिनिस्ट्री का कहना है कि इस पैंडेमिक के कारण देश के जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बिल्कुल ना के ही बराबर था। तो ऐसे में ऑयल मिनिस्ट्री का कहना है कि देश में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने और कोविड हिट ऑयल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्रूड ऑयल पर लगने वाले टैक्सेस को हाफ कर देना चाहिए। करंटली डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर 20% तक टैक्स लगता है, लेकिन ऑयल मिनिस्ट्री का कहना है कि इसे 10% तक कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं से तो पूरा करना ही होता है, और अगर गवर्नमेंट इस टैक्स को 20% से 10% तक कर देती है तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऑयल मिनिस्ट्री की ONGC ही इंडिया में 70% क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती है और एनुअली अकेली ही 10,000 करोड़ तक का टैक्स पे करती है। तो दोस्तों देखते हैं कि गवर्नमेंट इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या नहीं, और आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट से, जहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देश के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को स्टॉक लिस्टिंग के लिए ट्रेन एंड इनकरेज करेगी, ताकि उनको स्टॉक लिस्टिंग के बेनिफिट बताकर उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। इस MOU के अंतर्गत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को इंटेलेक्चुअल एंड मैन पावर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, ताकि वो उनके शेयर्स की लिस्टिंग करके अपने बिजनेस के लिए फंड्स एंड पब्लिक कैपिटल रेस कर सके, और अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। बेसिकली इंडियन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बहुत कम मात्रा में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग करती हैं, क्योंकि उनमें स्टॉक एक्सचेंज को लेकर बहुत कम अवेयरनेस है। तो इसी तरह की सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा जो सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, वहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को लिस्टिंग के बारे में इंकरेज एंड अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर। करंटली इंडिया में 5G सर्विसेज एंड 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो टोटल 300 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम क्रिएट करती हैं। और इसमें 100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ले रखा है, और 25 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने ले रखा है, और बाकी का 175 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के पास ऑक्शन के लिए अवेलेबल है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पहले काफ़ी महंगे कॉस्ट पर ऑक्शन करने की बात कही थी। लेकिन इंडियन टेलीकॉम कंपनीज ने इस अवेलेबल स्पेक्ट्रम को इनसफिशिएंट एंड वेरी हाई प्राइस के कारण लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि देश में 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम चाहिए होता है, और क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास ओनली 175 मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम ही अवेलेबल था, तो ऐसे में इंडियन टेलीकॉम कंपनीज को उनके 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं था, जिसके चलते आज तक 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो ही नहीं पाया।
तो ऐसे में देश में 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इसरो को ये इंसिस्ट कर रहा है कि वो उनके द्वारा होल्ड किए गए 125 मेगाहर्ट्ज यूनिट्स तक स्पेक्ट्रम को वकेट करके दूसरे 3000 से 3100 मेगाहर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी बैंड्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर ले। लेकिन इसरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की इस बात को नहीं मान रहे थे। पर अब ये मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है और अब इसरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके द्वारा होल्ड किए गए 120 मेगाहर्ट्ज तक के स्पेक्ट्रम को रिलीज करने वाले हैं, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के पास देश में 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए टोटल 300 मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम अवेलेबल हो जाएगा, जिसे रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जल्द ही ऑक्शन किया जाने वाला है ताकि देश में 5G सर्विसेज को लॉन्च किया जा सके। तो दोस्तों ये न्यूज़ पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है पुणे महाराष्ट्र से, जहाँ पर महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से पुणे के सीगढ़ फोर्ट के पास एक न्यूली रेनोवेटेड रिजॉर्ट ओपन कर दिया जाने वाला है। बेसिकली ये रिजॉर्ट एक 20 ईयर्स ओल्ड रिजॉर्ट है, जिसको महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से पहले लीज पर दिया हुआ था, लेकिन अब लीज पीरियड के एक्सपायर होने के बाद MTDC इस रिजॉर्ट को खुद रन करेगी। बेसिकली पिछले साल ही इसका लीज पीरियड एक्सपायर हो गया था और तब से लेकर अब तक पूरे 1 साल के लिए ये रिजॉर्ट बंद था, क्योंकि इसको पूरी तरह से रेनोवेट किया जा रहा था, जो अब लगभग पूरी तरह से रेनोवेट हो चुका है और बस इसका फिनिशिंग काम जारी है, जिसको जल्दी कंप्लीट करके नेक्स्ट 25 to 30 डेज के बीच इस रिजॉर्ट को ओपन कर दिया जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कहना है। दोस्तों इस रिजॉर्ट में 2 डॉर्मेट्रीज अवेलेबल है, जिनमें ईच की कैपेसिटी 8 बेड्स की है और इसके अलावा इसमें एक किचन सेंटर, एक स्नैक सेंटर और 3 रूम्स भी अवेलेबल हैं। बेसिकली सिंहगढ़ फोर्ट ट्रैकर्स के लिए एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस एरिया को एक बिग टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करना चाहती है, जिस कारण MTDC की तरफ से इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी कंपनी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जहाँ पर पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने नोकिया ब्रांड की इंडियन सब्सिडरी HMD इंडिया के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स नोकिया के लिए स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी कंपनी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PLI स्कीम के अंतर्गत इंडिया में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत कंपनी का प्लान है कि वो इंडिया में पर ईयर 70 to 80 मिलियन स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इससे पहले भी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोटोरोला के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके अंतर्गत वो उनके नोएडा में एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मोटोरोला के लिए मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और अब नोकिया के लिए भी वो उनके नोएडा वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ही स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो दोस्तों जैसे जैसे नोएडा में स्मार्टफोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के न्यू प्लांट ओपन होते जा रहे हैं, वैसे वैसे नोएडा नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता चला जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जितने भी स्टील ब्रिजेस का निर्माण किया जाने वाला है, उनके प्रोक्योरमेंट एंड फैब्रिकेशन का टेंडर L&T एंड जापानीज इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म IHI के कंसोर्टियम को दे दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये दोनों कंपनीज मिलकर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 28 स्टील ब्रिजेस को प्रोक्योर एंड फैब्रिकेट करेंगी और इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू 1390 करोड़ एस्टिमेट की गई है। ये सभी ब्रिजेस रेलवे लाइंस, हाईवेज, रिवर्स, रोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 70,000 मैट्रिक टन ऑफ स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। इन 28 ब्रिजेस की टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर होगी और वहीं एक इंडिविजुअल ब्रिज की लेंथ 60 मीटर से 130 मीटर के बीच होगी। इनिशियली इन ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का टेंडर जापानीज कंपनीज को दिया जाना था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए इसका टेंडर इंडियन एंड जापानीज फर्म के कंसोर्टियम को दे दिया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की एक और अच्छी बात यह है कि इन 28 स्टील ब्रिजेस को बनाने के लिए जो 70,000 मैट्रिक टन तक स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, वो सारा का सारा इंडियन स्टील इंडस्ट्री से ही खरीदा जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक और बड़ा बूस्ट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गुवाहाटी असम से, जहाँ पर असम गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। ये न्यू मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी के MMCH कैंपस में कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है, जिसमें एक 800 बेड्स वाला जनरल हॉस्पिटल भी अवेलेबल होगा। बेसिकली असम गवर्नमेंट स्टेट में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कई तरह के नेसेसरी स्टेप्स उठा रही है और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि असम गवर्नमेंट स्टेट में गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए तो खास ध्यान दे रही है, जिसके अंतर्गत असम गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टेट में गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गर्ल्स को फ्री स्कूटर्स देने का ऐलान किया था और साथ ही साथ घर वालों पर गर्ल एजुकेशन की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए उनको डेली बेसिस पर 100 रुपीज़ देने का भी ऐलान किया था। और अब इस साइंस एंड मेडिकल रिलेटेड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस न्यू मेडिकल कॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना भी चालू कर दिया है, जो कि असम गवर्नमेंट की तरफ से एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।